जिम कॉर्बेट, यक्षिणी की सफारी। रात के 11:43 पर ढिकाला रेंज के घने साल के जंगल में विक्रम बिष्ट की टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। सामने खड़ी जीप की हेडलाइट्स भी एक एक करके कांपी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से निचोड़ दिया हो। और उसी अंधेरे में बाईं तरफ के सागौन के पेड़ों के बीच से विक्रम ने वह देखा जो उसने 20 साल की नौकरी में कभी नहीं देखा था। एक औरत, कमर तक लंबे बाल, सफेद साड़ी में, हवा में 3 फुट ऊपर खड़ी, बिना पैरों के। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे और उनसे धुआं निकल रहा था। जीप में बैठी दिल्ली की उस अमीर फैमिली की सबसे छोटी बेटी, सिर्फ 9 साल की, चीखी नहीं, वह बस मुस्कुराई। और वही मुस्कुराहट विक्रम को उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज लगी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, ये जानने के लिए हमें 12 घंटे पीछे जाना होगा। विक्रम बिष्ट, उम्र 47 साल, पिछले 19 साल से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सीनियर नाइट सफारी गाइड था। रामनगर के पास बसे मोहान गांव में उसका छोटा सा घर था, जहां उसकी पत्नी सुनीता और उसका बेटा अभय रहते थे, जो अभी 12वीं कक्षा में था और देहरादून जाकर फॉरेस्ट रेंजर बनने का सपना देखता था। विक्रम को जंगल की हर आवाज, हर पगडंडी, हर मौसम का इशारा ज़बानी याद था। वह आदमी था जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे मुश्किल वीआईपी टूरों के लिए भेजता था। वे टूर जिनमें बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन या विदेशी सेलिब्रिटी आते थे और जंगल को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, न कि सिर्फ देखना। उस दिन फरवरी की एक ठंडी शाम विक्रम को डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया। विक्रम, आज रात एक स्पेशल पार्टी आ रही है मुंबई से। बड़े लोग हैं। शर्मा ग्रुप के मालिक राजेश शर्मा अपनी फैमिली के साथ, पत्नी, 2 बच्चे और साला। उन्होंने मिनिस्ट्री के थ्रू परमिशन ली है नाइट सफारी की, डिकाला जॉन में, गेट टाइम के बाद। कहते हैं टाइगर की दहाड़ सुननी है अंधेरे में। तुम्हें ही भेज रहा हूं, तुम सबसे अनुभवी हो। विक्रम को यह बात अच्छी नहीं लगी। नाइट सफारी, वह भी कोर जोन के अंदर, गेट टाइम के बाद, यह नियम के खिलाफ था। लेकिन ऊपर से आया ऑर्डर था और पैसा ज्यादा था, तो कोई नियम नहीं देखता। विक्रम ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी पुरानी टॉर्च, कंपास और वह छोटा सा ताबीज जो उसकी दादी ने उसे दिया था, जेब में डाला और गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। शर्मा फैमिली एक बड़ी सफेद एसयूवी में पहुंची थी। राजेश शर्मा खुद एक भारी भरकम आदमी था, हीरे की अंगूठी पहने, हर बात में पैसे की बात करता। उसकी पत्नी प्रिया चुप और थकी हुई दिखती थी। बड़ा बेटा करण 18 साल का मोबाइल में डूबा हुआ, और सबसे छोटी तान्या सिर्फ 9 साल की, जो बाकी सबसे अलग थी, शांत गंभीर आंखों वाली, जैसे उसकी उम्र से बहुत ज्यादा कुछ जानती हो। और साथ में राजेश का साला दीपक, जो शराब की एक बोतल छुपा कर लाया था। यह बात विक्रम ने उसकी जीप में झांकते हुए देख ली थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। गाइड जी, राजेश ने कहा अपनी उंगली हवा में घुमाते हुए, हमें असली जंगल दिखाओ, टूरिस्ट वाला नहीं, वो अंदर वाला जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं जाता। पैसे की चिंता मत करो। विक्रम ने गहरी सांस ली। सर, कोर जोन में रात में जाना खतरनाक है, सिर्फ टाइगर की वजह से नहीं। क्या मतलब? प्रिया ने पहली बार मुंह खोला, हल्की सी घबराहट के साथ। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा कि बताए या ना बताए, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि ढिकाला के पीछे वाले जंगल में, पुराने पातली दून के इलाके में कुछ और भी रहता है। हम गाइड लोग उसे वो कहते हैं। हम रात में वहां नहीं जाते। करण, जो अब तक मोबाइल में था, हंस पड़ा। भूत वूत की कहानी है क्या अंकल? हम सब 1.5 करोड़ की सफारी बुक करके आए हैं, हमें कहानियां नहीं, टाइगर चाहिए। राजेश ने अपने बेटे की बात का समर्थन करते हुए विक्रम की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो यही फैसला है, अब चलो। और तान्या, वह छोटी बच्ची, इस पूरी बातचीत के दौरान चुपचाप जंगल की तरफ देखती रही, जैसे किसी की आवाज सुन रही हो जो और कोई नहीं सुन सकता था। जीप रात 9 बजे निकली। विक्रम आगे बैठा ड्राइवर के साथ, बाकी सब पीछे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हिरणों की आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकती, दूर कहीं सांभर की डरी हुई आवाज आती, और एक बार दूर घने पेड़ों के बीच से एक बाघ की धीमी गुर्राहट भी सुनाई दी, जिस पर पूरी फैमिली उत्साह से चिल्लाई। तान्या ही थी जो चुप रही। रात 10 बजे के आसपास जीप पातली दून के करीब पहुंची, वह इलाका जिसके बारे में विक्रम ने पहले चेतावनी दी थी। यहाँ जंगल घना हो गया था, साल के पुराने पेड़ आसमान को छूते हुए, और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसी फरवरी की रात में भी नहीं होनी चाहिए थी। रुको यहाँ, दीपक ने अचानक कहा, अपनी शराब की तीसरी घूंट के साथ। मुझे लगता है मैंने कुछ देखा उस तरफ। विक्रम ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, हालांकि उसका दिल कह रहा था कि आगे मत जाओ। जीप रुकी। इंजन की आवाज बंद होते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया।
ऐसा सन्नाटा जो जंगल में कभी नहीं होता। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिला, कोई चिड़िया नहीं बोली। यह सही नहीं है, विक्रम ने धीरे से कहा, ज्यादातर खुद से। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और उस रोशनी में बाईं तरफ लगभग 50 फुट दूर उसे एक पुराना पेड़ दिखा। एक बरगद जो इस घने साल के जंगल में अजीब तरह से अकेला खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह बिछी हुई थीं और उस पेड़ के तने पर कोई पुराना कपड़ा बंधा हुआ था, लाल रंग का, अब मैला और फटा हुआ। वो क्या है? करण ने पूछा, अपने फोन का कैमरा उस तरफ घुमाते हुए। विक्रम ने बिना जवाब दिए ड्राइवर से कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर चाबी घुमाता, तान्या जो पूरी रात चुप बैठी थी अचानक बोल उठी। अपनी आवाज में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सामान्य टोन में, जैसे मौसम की बात कर रही हो। वो कह रही है कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। पूरी जीप में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने अपनी बेटी की तरफ देखा। क्या कहा बेटा? तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस बरगद के पेड़ पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। ठीक उसी पल इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। ड्राइवर ने 2-3 बार चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। हेडलाइट्स एक बार टिमटिमाई, फिर बुझ गईं। सिर्फ विक्रम की टॉर्च की रोशनी बची, जो अब पहले से कमजोर लग रही थी, जैसे बैटरी अचानक खत्म हो रही हो। क्या हुआ? राजेश ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। उसका पैसे वाला आत्मविश्वास अब गायब हो चुका था। मुझे नहीं पता सर, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बैटरी अभी चेक की थी, शाम को पूरी चार्ज थी। विक्रम ने अपने कंपास की तरफ देखा और उसकी सुई पागलों की तरह घूम रही थी, किसी दिशा में स्थिर नहीं हो रही थी। उसकी दादी की सिखाई हुई हर बात, हर चेतावनी अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह सामान्य जंगल का हादसा नहीं था। सब लोग, विक्रम ने जितना शांत हो सके उतनी शांति से कहा, जीप के अंदर ही रहें, कोई नीचे मत उतरे, चाहे कुछ भी दिखे या सुनाई दे। क्यों? दीपक ने नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, अपना दरवाजा खोलते हुए। मुझे थोड़ी हवा चाहिए, और वैसे भी वो पेड़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, फोटो लेता हूँ। नहीं, विक्रम लगभग चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीपक जीप से नीचे उतर चुका था, अपने फोन की टॉर्च जलाकर उस बरगद के पेड़ की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ रहा था। पूरी जीप में सब लोग सांस रोके देखते रहे। दीपक पेड़ के करीब पहुंचा, उस लाल कपड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और ठीक उसी पल जंगल में एक आवाज गूंजी, जो न इंसान की थी न किसी जानवर की। एक लंबी ऊंची चीख जो हवा में मीलों तक फैलती चली गई, और उसके साथ ही बरगद के पेड़ के पीछे से कुछ हिला। एक साया, लंबा पतला सफेद साड़ी में लिपटा हुआ, कमर तक बालों वाला। दीपक जहां खड़ा था वहीं जम गया, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। उसका फोन उसके हाथ से गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पल के लिए सबने वह देखा जो उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। वह साया बरगद के तने से बाहर निकलते हुए हवा में तैरता हुआ। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, और जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक धुंधली बदलती हुई परछाई थी। दीपक की चीख जंगल में गूंजी, लेकिन वह चीख बहुत जल्दी दब गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो हवा में ही। और फिर एक झटके में वह साया उसकी तरफ बढ़ा, इतनी तेजी से कि किसी की आंख उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। अगले ही पल जंगल फिर सन्नाटे में डूब गया। दीपक वहां नहीं था। जीप में चीख पुकार मच गई। प्रिया रोने लगी। राजेश अपने बेटे को पकड़कर बैठा रहा। ड्राइवर बार बार चाबी घुमाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सिर्फ विक्रम और तान्या शांत थे। विक्रम इसलिए क्योंकि उसे पता था कि घबराने से कुछ नहीं होगा, और तान्या इसीलिए क्योंकि जैसा विक्रम को अब समझ आ रहा था, वह डरी हुई नहीं थी, वह जान रही थी। बेटा, विक्रम ने धीरे से तान्या के पास झुककर पूछा, अपनी आवाज में जितनी नरमी ला सकता था। तुम्हें कैसे पता वो क्या कह रही है? तान्या ने अपना सिर घुमाकर विक्रम की तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अजीब चमका, जैसे कोई और उन आंखों से देख रहा हो। वो बहुत उदास है, तान्या ने कहा। उसका नाम मल्लिका था। बहुत साल पहले अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक शिकार पार्टी आई थी। उन्होंने उसके गांव के जंगल को जला दिया, उसके पति को मार डाला जब उसने विरोध किया। उसे इस पेड़ के नीचे उन्होंने उसे यहीं छोड़ दिया मरने के लिए, और तब से वो यहीं है। वो इंतजार करती है उन लोगों का जो अमीर हैं, जो पैसे से जंगल को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जो बिना डर के, बिना सम्मान के यहाँ आते हैं, जैसे वो लोग थे। विक्रम की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपनी दादी की बताई हुई एक पुरानी कहानी याद की, पातली दून की यक्षिणी की कहानी, जो जंगल की रखवाली करती थी और जो हर उस इंसान को सजा देती थी जो जंगल का अनादर करता था। उसने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक कहानी है,
बुजुर्गों की बनाई एक चेतावनी ताकि लोग जंगल में गलत काम न करें। लेकिन अब इस अंधेरी टूटी हुई जीप में बैठे उसे यकीन हो गया कि यह कोई कहानी नहीं थी। तान्या, विक्रम ने पूछा, अपनी आवाज में डर छुपाने की कोशिश करते हुए, क्या वो हमें भी, क्या वो हम सबको मार डालेगी? तान्या ने कुछ पलों तक चुप रहकर जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी की बात सुन रही हो। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा और उसकी आवाज में बच्चे की मासूमियत के पीछे कुछ बहुत पुराना और बहुत ठंडा छुपा था। वो कहती है कि उसे सिर्फ एक चाहिए, उसे तय करना है कौन। राजेश शर्मा, जो अब तक चुप बैठा था, अचानक चिल्लाया, यह पागलपन है, ये सब बकवास है। वो एक बच्ची है, वो कुछ नहीं जानती, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, जीप की खिड़की के बाहर अंधेरे में विक्रम की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में वह साया फिर से दिखा। इस बार बहुत करीब, जीप से सिर्फ 10 फुट दूर, बरगद के पेड़ के पास नहीं बल्कि सीधे उनके सामने खड़ा। और इस बार विक्रम ने उसका चेहरा देखा। वह एक औरत का चेहरा था, कभी सुंदर रहा होगा, लेकिन अब आधा जला हुआ, आधी खोपड़ी दिखाई देती हुई। उसकी आंखें 2 काले गड्ढे थे जिनसे हल्का धुआं निकल रहा था, और वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। बहुत चौड़ी, बहुत लंबी, कान तक फैली हुई। पूरी जीप में सब लोग चीख पड़े। ड्राइवर ने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन जीप के सारे लॉक अपने आप खुल गए एक साथ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खोला हो। विक्रम ने अपनी दादी का ताबीज अपनी जेब से निकाला, अपने हाथ में कसकर पकड़ा और जितनी हिम्मत जुटा सकता था उतनी हिम्मत से चिल्लाया, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो, हम जंगल का अनादर नहीं करना चाहते थे। उस साए की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका, जैसे वह विक्रम की बात पर विचार कर रही हो। कुछ पलों के लिए जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि विक्रम को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे वह साया पीछे हटने लगा, अंधेरे में घुलता हुआ वापस बरगद के पेड़ की तरफ, और आखिरी बार गायब होने से पहले उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, एक फुसफुसाहट, लेकिन इतनी तेज कि हर किसी के कान में सीधे बजी। आज नहीं, लेकिन तुम्हारा वादा याद रहेगा गाइड, तुम वापस आओगे। और उसी पल जीप की हेडलाइट्स फिर से जल उठी, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रात की हवा में झिंगुरों की आवाजें वापस आ गईं, चिड़ियों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे जंगल ने अचानक फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। लेकिन दीपक कहीं नहीं था, न उसका फोन, न उसके पैरों के निशान, कुछ नहीं, जैसे वह कभी उस जीप में बैठा ही नहीं था। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शर्मा फैमिली की तरफ से एक रिपोर्ट मिली, हमारा एक साथी जंगल में भटक गया। पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड्स की टीमें 3 दिन तक पातली धून का चप्पा चप्पा छान गईं। न कोई शव मिला, न कोई सुराग, सिर्फ एक चीज मिली, बरगद के पेड़ के पास जमीन पर दीपक का मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और जिसमें आखिरी फोटो खींची गई थी उस पेड़ की। लेकिन उस फोटो में पेड़ के पीछे धुंधली सी एक औरत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम बिष्ट ने उस रात के बाद कभी नाइट सफारी नहीं ली। उसने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि उसे सिर्फ डे शिफ्ट दी जाए, लेकिन हर साल फरवरी के उसी दिन के आसपास वह एक अजीब सा सपना देखता। एक सफेद साड़ी वाली औरत बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी उसे बुलाती हुई कहती हुई, तुम्हारा वादा याद रहेगा। और शर्मा फैमिली की उस छोटी बेटी तान्या आज भी जब भी कोई उससे उस रात के बारे में पूछता है, वह सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है वो अभी भी वहीं है और वो इंतजार कर रही है। जंगल के अंदर आज भी पातली दून के उस पुराने बरगद के पेड़ पर वह लाल कपड़ा बंधा हुआ है, और स्थानीय गाइड कहते हैं अगर तुम रात में उस इलाके के पास से गुजरो और हवा अचानक रुक जाए, अगर पत्तों की सरसराहट बंद हो जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ देखना नहीं चाहती, वो चुनना चाहती है। 3 महीने बीत चुके थे। रामनगर के मोहान गांव में मार्च की गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन विक्रम बिष्ट के घर में एक अलग ही तरह की ठंडक बस गई थी। वह ठंडक जो किसी अनदेखे डर से आती है, जो रोज रात को दरवाजे और खिड़कियां चेक करने पर मजबूर करती है। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी पत्नी सुनीता ने यह बदलाव सबसे पहले महसूस किया था। वह आदमी जो 19 साल तक बिना डरे रात के जंगल में घुसता रहा था, अब शाम ढलते ही घर के दरवाजे बंद कर लेता, हर आहट पर चौंक जाता। उसका बेटा अभय, जो अपने पिता को हमेशा सबसे बहादुर इंसान मानता था, अब उसे रात में अकेले बैठे खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखते हुए पाता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से डर रहा हो।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दीपक के गायब होने के केस को जंगली जानवर का हमला लिखकर बंद कर दिया था। ऐसे मामलों में यही होता था, कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर यह नहीं लिखता कि एक आदमी किसी अलौकिक शक्ति की वजह से गायब हुआ। राजेश शर्मा की फैमिली मुंबई वापस चली गई थी, भारी मुआवजा लेकर, और सबने आपस में यह तय कर लिया था कि इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ तानिया ही थी जो अब भी हर हफ्ते अपनी माँ के फोन से विक्रम को एक मैसेज भेजती। वो अभी भी बुला रही है। विक्रम ने उन मैसेजों का कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें डिलीट भी नहीं कर पाया। उस रात जब विक्रम रोज की तरह जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप नेगी था। विक्रम, माफ करना इतनी रात को फोन करने के लिए, लेकिन एक इमरजेंसी है। विक्रम का दिल बैठ गया। क्या हुआ सर? आज दोपहर एक रिसर्च टीम पातली दून के इलाके में गई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बाघों की मूवमेंट स्टडी कर रहे थे कैमरा ट्रैप से। शाम होने से पहले वापस आने वाले थे, अभी तक नहीं लौटे। 3 लोग हैं टीम में, 2 साइंटिस्ट और एक लोकल असिस्टेंट जिसका नाम गोविंद है। वो तुम्हारे गांव का ही है। विक्रम की हथेलियां अचानक पसीने से भीग गईं। गोविंद रावत? हाँ वही, तुम जानते हो उसे? वो मेरा भांजा है सर। फोन की दूसरी तरफ कुछ पलों की चुप्पी रही। मुझे पता नहीं था। देखो विक्रम, मुझे पता है तुमने नाइट ड्यूटी से मना कर दिया था उस हादसे के बाद, और मैं समझता हूँ क्यों, लेकिन तुम ही वो इंसान हो जो उस इलाके को सबसे अच्छे से जानता है। हमें अभी इसी वक्त एक सर्च टीम भेजनी है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा घना था और दूर कहीं जंगल की दिशा से एक अजीब सी हवा उसके घर की तरफ बह रही थी। ऐसी हवा जो फरवरी की उस रात की याद दिला रही थी। उसे पता था कि उसे मना कर देना चाहिए। उसे पता था कि वह जंगल उसे बुला रहा है और यह बुलावा किसी भले इरादे से नहीं है। लेकिन गोविंद उसकी बड़ी बहन का इकलौता बेटा था। वह लड़का जिसे विक्रम ने खुद जंगल में पहली बार टाइगर दिखाया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। मैं आ रहा हूं, विक्रम ने कहा, अपनी आवाज में हिम्मत लाते हुए, हालांकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सर्च टीम रात 1 बजे पातली दून के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुई। विक्रम, प्रताप नेगी, 2 फॉरेस्ट गार्ड्स जिनके नाम मोहन और सूरज थे, और एक स्थानीय पुलिस कांस्टेबल। सबके हाथों में टॉर्च, राइफल और वॉकी टॉकी थे। विक्रम ने अपनी जेब में अपनी दादी का ताबीज फिर से रखा और साथ में इस बार अपने साथ थोड़ा सा गंगा जल भी लाया था, जो उसकी पत्नी ने जबरदस्ती उसे थमाया था, आंसू भरी आंखों के साथ। विक्रम, प्रताप नेगी ने पूछा जब टीम जंगल में घुसने लगी, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुमने 20 साल इस जंगल में गुजारे हैं। विक्रम ने कुछ पल सोचा कि सच बताए या नहीं। फिर उसने फैसला किया कि अगर उसकी टीम को जिंदा वापस आना है तो उन्हें सच जानना जरूरी है। सर, फरवरी में जो हुआ था शर्मा फैमिली के साथ, वो जानवर का हमला नहीं था, विक्रम ने धीरे से कहा, अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे का रास्ता देखते हुए। यहाँ कुछ और है, कुछ बहुत पुराना। मोहन, जो जवान गार्ड था, हंस पड़ा। हालांकि उसकी हंसी में घबराहट साफ थी। क्या बकवास है विक्रम भाई, आप गाइड लोग बहुत डरावनी कहानियां सुनाते हो। तुम खुद देख लोगे, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था। टीम आगे बढ़ती रही, साल के पेड़ों के बीच से, जहां चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। रात 11 बजे के करीब जंगल में जो अजीब सन्नाटा विक्रम ने पहले महसूस किया था, वह अब फिर से महसूस होने लगा। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिलता। सबकी सांसें भारी होने लगीं, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। लगभग रात 2 बजे टीम को रिसर्चर्स की जीप मिली, बिल्कुल खाली, इंजन ठंडा पड़ा और चारों दरवाजे खुले हुए। अंदर डैशबोर्ड पर एक कैमरा ट्रैप रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर अभी भी दिख रही थी, एक धुंधली सफेद आकृति बरगद के पेड़ के पास खड़ी। ये क्या है? सूरज ने कांपती आवाज में पूछा, कैमरे की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए। विक्रम ने अपनी टॉर्च घुमाई और वहीं कुछ 100 फुट दूर वो बरगद का पेड़ फिर से दिखा। वही पेड़, वही लाल कपड़ा, लेकिन इस बार उसके नीचे जमीन पर 3 जोड़ी जूते बिखरे पड़े थे और उनके पास मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई चीज इंसानों को घसीट कर ले गई हो, लेकिन कोई खून नहीं, कोई जख्म का निशान नहीं। गोविंद! विक्रम चिल्लाया, अपनी आवाज में डर और उम्मीद दोनों के साथ। गोविंद, तुम कहाँ हो? जवाब में जंगल से सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि टीम के बाकी लोग उसे हवा की आवाज समझ बैठे, लेकिन विक्रम ने उसे साफ सुना। वह उसका नाम पुकार रही थी। विक्रम, वादा। प्रताप नेगी ने अपना वॉकी टॉकी उठाया बेस कैंप को स्थिति बताने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई, कोई सिग्नल नहीं। इसी बीच
कांस्टेबल जो सबसे पीछे चल रहा था अचानक रुक गया, अपनी टॉर्च एक दिशा में स्थिर करके। वहां कुछ है, उसने कहा। उसकी उंगली कांप रही थी। सबने उस दिशा में देखा। लगभग 30 फुट दूर पेड़ों के बीच एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी तस्वीर में जमी हुई हो। उसके लंबे काले बाल हवा में बिना हवा के लहरा रहे थे। कोई मत हिले, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई भागने की कोशिश मत करना। लेकिन मोहन, जो सबसे जवान और सबसे डरा हुआ था, अपने डर पर काबू नहीं रख सका। उसने अपनी राइफल उस आकृति की तरफ तान दी। मत हिलना, वापस जाओ नहीं तो। मोहन नहीं, विक्रम चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने गोली चला दी। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। पक्षी चीखते हुए उड़े और उस आकृति की जगह कुछ नहीं हुआ। गोली सीधे उसके शरीर से निकल गई, जैसे वह हवा हो, और पीछे के पेड़ के तने में जा धंसी। फिर धीरे धीरे वह आकृति मुड़ी और इस बार पहली बार टीम के बाकी लोगों ने भी वह चेहरा देखा जो विक्रम पहले देख चुका था। आधा जला हुआ, आंखों की जगह काले धुआंते गड्ढे और वह भयानक कान तक फैली मुस्कुराहट। मोहन की चीख इतनी तेज थी कि विक्रम के कान सुन्न हो गए और फिर एक झटके में वह आकृति उसकी तरफ बढ़ी, इतनी तेजी से कि आंखों ने उसे पकड़ने की कोशिश ही छोड़ दी। मोहन की राइफल जमीन पर गिरी। उसका शरीर हवा में उठा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा लिया हो, और फिर चीखते हुए वह अंधेरे में गायब हो गया। पेड़ों के पीछे, जहां कोई टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, सन्नाटा। बाकी बचे 4 लोग, विक्रम, प्रताप, सूरज और कांस्टेबल, एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए, अपनी टॉर्च को चारों दिशाओं में घुमाते हुए। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। हमें यहां से निकलना होगा, प्रताप ने कांपती आवाज में कहा। अभी हम गोविंद को छोड़कर नहीं जा सकते, विक्रम ने कहा, हालांकि उसका पूरा शरीर भाग जाने के लिए चिल्ला रहा था। तभी दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आई, किसी की रोने की आवाज, इंसानी, कमजोर। मामा, मामा बचाओ, गोविंद की आवाज। विक्रम की हिम्मत ने उसके डर पर जीत हासिल की। उस तरफ उसने चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू किया, बाकी तीनों उसके पीछे। वे घने जंगल में भागते रहे। टहनियां उनके चेहरों को खरोंचती रहीं, जमीन की जड़ें उनके पैरों में उलझती रहीं, लेकिन विक्रम रुका नहीं, क्योंकि गोविंद की आवाज लगातार आ रही थी, कभी बाईं तरफ से, कभी दाईं तरफ से, जैसे वह हर दिशा से एक साथ आ रही हो। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां वही बरगद का पेड़ था, लेकिन इस बार वह बहुत बड़ा दिख रहा था। उसकी जड़ें जमीन पर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे सांप के जाल हों, और उस पेड़ के नीचे जमीन पर गोविंद बैठा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर पूरी तरह स्थिर था, जैसे किसी गहरी नींद या किसी जादू में हो। और उसके ठीक पीछे पेड़ के तने से सटी हुई वह खड़ी थी, मल्लिका, वह आत्मा जिसका नाम तान्या ने बताया था। इस बार वह और साफ दिख रही थी। उसकी आधी जली हुई शक्ल, उसकी सफेद साड़ी जो अब खून से सनी लग रही थी। हालांकि विक्रम जानता था कि यह असली खून नहीं हो सकता। तुम वापस आए, उसकी आवाज गूंजी, अजीब तरह से, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। जैसा मैंने कहा था, हमें गोविंद को वापस चाहिए, विक्रम ने कहा, अपने कदम आगे बढ़ाते हुए, जबकि प्रताप, सूरज और कांस्टेबल उसके पीछे डरे सहमे खड़े थे। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसका काम, मल्लिका ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, इस जंगल को नापना, इसकी तस्वीरें खींचना, इसे किसी सरकारी फाइल में बदलना। ये जंगल किसी की फाइल नहीं है, ये मेरा है। मैंने इसकी कीमत अपनी जान से चुकाई है। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि इस पल में क्या कहना है, यह तय करेगा कि वे सब जिंदा वापस जाएंगे या नहीं। मल्लिका, उसने उसका नाम पहली बार लेकर पुकारा, मुझे तुम्हारी कहानी पता है। अंग्रेजों ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन गोविंद, वो उन अंग्रेजों में से नहीं है। वो यहीं का है, इसी मिट्टी का बेटा, जैसे मैं हूँ। पेड़ के नीचे बैठे गोविंद ने हल्की सी हरकत की, जैसे उसे होश आ रहा हो। मल्लिका की आंखों के काले गड्ढे विक्रम पर टिके रहे कुछ पलों तक, जो हमेशा जैसे लगे। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है गाइड, लेकिन मेरा गुस्सा इतनी आसानी से नहीं बुझता। मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया है, अकेली, इस पेड़ के नीचे। हर साल नए लोग आते हैं मेरे जंगल में, बिना सम्मान के, बिना डर के। मुझे कुछ चाहिए, एक याद, एक निशानी कि मुझे भुलाया नहीं गया है। क्या चाहिए तुम्हें? प्रताप ने पूछा, आखिरकार हिम्मत जुटाकर। मल्लिका की नजर विक्रम पर स्थिर हो गई
और उसके होंठों पर वह भयानक मुस्कान फिर से उभरी। तुम्हारा बेटा अभय, वो जंगल से प्यार करता है, वैसे ही जैसे तुम करते हो। वो फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता है ना? मुझे उसे देखना है विक्रम बिष्ट, जल्द ही। और अगर तुमने मना किया, उसने गोविंद की तरफ इशारा किया जो अब भी बेहोश पड़ा था, तो अगली बार यह इंतजार खाली नहीं जाएगा। विक्रम का खून जम गया। उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, जिसे उसने कभी जंगल में अकेला नहीं जाने दिया था, अब इस आत्मा की नजरों में था। नहीं, विक्रम ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूंगा। मल्लिका हंसी, एक ठंडी खोखली हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हारे पास चुनने का हक नहीं है गाइड, जंगल फैसला करता है, इंसान नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अभय का भी। और फिर एक झटके में वह हवा में घुल गई, जैसे धुआं हो। बरगद का पेड़ अपने सामान्य आकार में वापस आ गया और गोविंद की आंखें अचानक खुलीं। वह चौंक कर उठा, अपने आसपास देखते हुए जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। मामा? उसने कमजोर आवाज में पूछा, विक्रम को पहचानते हुए। मुझे कुछ याद नहीं। हम कैमरा ट्रैप चेक कर रहे थे और फिर विक्रम ने अपने भांजे को कसकर गले लगाया, राहत के आंसुओं के साथ। लेकिन उसका दिल भारी था। मोहन कहीं नहीं मिला, न उस रात, न अगले दिनों की तलाशी में। और गोविंद के दोनों साइंटिस्ट साथी भी कभी नहीं मिले, जैसे जंगल ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। लेकिन विक्रम के मन में जो डर सबसे ज्यादा गहरा बैठ गया था, वह मोहन या साइंटिस्ट्स की मौत का नहीं था। वह डर उस वादे का था जो मल्लिका ने उसके बेटे को लेकर किया था। उस रात वापस घर पहुंचकर उसने अभय के कमरे का दरवाजा खोला, उसे सोता हुआ देखा, शांत, बेखबर। और उसने अपनी दादी का ताबीज अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया, ये जानते हुए कि शायद यह काफी नहीं होगा, क्योंकि पातली धुंध के जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे मल्लिका अब भी इंतजार कर रही थी। और इस बार उसका इंतजार विक्रम के अपने घर की दहलीज तक पहुंच चुका था। अगले दिन सुबह विक्रम बिष्ट अपने बिस्तर से उठा भी नहीं था कि उसके फोन पर मैसेज की घंटी बजी। यह तान्या का मैसेज था, वही 9 साल की बच्ची दिल्ली से, जो अब मुंबई में अपनी फैमिली के साथ थी। मैसेज सिर्फ 5 शब्दों का था, लेकिन उसे पढ़ते ही विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। वो अभय को जानती है। विक्रम ने तुरंत तान्या को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, और आखिरकार एक बच्ची की डरी हुई फुसफुसाती आवाज फोन पर आई। अंकल, तान्या ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी को सुनाना नहीं चाहती हो। मुझे कल रात सपना आया, मैंने उस औरत को देखा, वही जंगल वाली। वो एक लड़के के पास खड़ी थी, स्कूल की वर्दी पहने हुए। उसकी उम्र मेरे भैया जैसी होगी, 18 साल। मुझे उसका नाम पता नहीं था, पर आज सुबह जब मैंने आपको मैसेज करने के लिए आपका नंबर ढूंढा, तो मुझे अचानक वो नाम याद आ गया, अभय। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ अंकल, लेकिन मुझे बस पता है वो सच है। विक्रम का हाथ फोन पकड़े पकड़े कांपने लगा। तान्या, बेटा, ठीक से बताओ, सपने में और क्या हुआ? वो लड़का जंगल के किनारे खड़ा था, स्कूल बैग कंधे पर, जैसे वो कहीं जा रहा हो, और वो औरत उसके बहुत पीछे थी, पेड़ों के बीच, बस देख रही थी उसे। वो मुस्कुरा रही थी, और फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, अपने सिर के अंदर, जैसे पिछली बार। उसने कहा, जल्द ही। फोन काटने के बाद विक्रम कुछ देर तक अपने बिस्तर पर बैठा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। सुनीता, जो रसोई से चाय लेकर आई थी, उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने पूछा, कप को टेबल पर रखते हुए। विक्रम ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताया। पहली रात की घटना जो उसने कभी पूरी तरह नहीं बताई थी, दूसरी रात की सर्च ऑपरेशन, मोहन का गायब होना, और मल्लिका की वह चेतावनी अभय के बारे में। सुनते सुनते सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों मिले हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि यह अपने आप खत्म हो जाएगा, विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे उम्मीद थी कि जंगल से दूर रहकर हम सुरक्षित रहेंगे। और अभय? सुनीता ने पूछा। वो अगले हफ्ते कॉलेज एडमिशन के लिए हल्द्वानी जा रहा है फॉर्म भरने। उसे तो रोज जंगल के किनारे वाली सड़क से गुजरना पड़ता है। उसी पल, जैसे किसी ने उनकी बातचीत सुन ली हो, अभय अपने कमरे से बाहर आया, अपने कॉलेज बैग के साथ, अपनी बाइक की चाबी हाथ में लिए। मैं निकल रहा हूँ माँ, कॉलेज के फॉर्म्स के लिए फोटोकॉपी करानी है रामनगर बाजार में। सुनीता ने घबराकर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने तुरंत खड़े होकर कहा, रुको अभय, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभय ने हैरानी से अपने पिता को देखा। मामा, आप क्यों? मैं खुद जा सकता हूँ, ये तो बस 15 मिनट का रास्ता है। बस ऐसे ही। विक्रम ने कोशिश की कि उसकी आवाज सामान्य लगे। बहुत दिन हो गए साथ में बाजार नहीं गए। अभय ने कंधे उचकाए, ज्यादा सवाल नहीं किया।
और दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन विक्रम पूरे रास्ते जंगल की तरफ की झाड़ियों को घूरता रहा, हर परछाई पर चौंकता रहा, यह जानते हुए कि दिन के उजाले में मल्लिका शायद उतनी ताकतवर नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन था। अगले 3 दिन विक्रम ने अभय को अकेला एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वह उसे कॉलेज छोड़ने जाता, वापस लेने जाता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी उसके साथ जाता, जिससे अभय बहुत परेशान होने लगा। मामा, आपको क्या हो गया है? उसने चौथे दिन शाम को पूछा, जब विक्रम उसे उसके दोस्त के घर से लेने पहुंचा था। बिना बताए, आप मुझे पीछा कर रहे हैं जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मैं 18 साल का हूँ। तुम्हें समझ नहीं आएगा, विक्रम ने कहा, अपनी थकान और डर की वजह से चिड़चिड़ा होते हुए। तो समझाइए ना, अभय ने जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। आप हफ्ते भर से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। माँ भी कुछ छुपा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह पल आना ही था। ठीक है, आज रात खाने के बाद हम बात करेंगे, पूरी बात। उस रात डिनर के बाद विक्रम और सुनीता ने अभय को पूरी कहानी बताई। बरगद के पेड़ की, मल्लिका की, दीपक और मोहन के गायब होने की, और उस भयानक चेतावनी की जो अभय के बारे में दी गई थी। अभय पूरी बात सुनता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे अविश्वास से डर में बदलता गया। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? उसने आखिर में कहा, हल्की हंसी के साथ जो नर्वसनेस से भरी थी। ये सब भूत प्रेत, ये सिर्फ कहानियां हैं मामा। आप 20 साल जंगल में गाइड रहे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है अभय, विक्रम ने गंभीरता से कहा। मैंने मोहन को हवा में गायब होते देखा है। दीपक का फोन हमें उस पेड़ के पास मिला था जिसमें उसकी परछाई कैद थी। ये कहानी नहीं है। अभय कुछ देर चुप रहा, अपने पिता की आंखों में सच्चाई ढूंढते हुए। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मान लेते हैं यह सच है। तो अब क्या करना है? हमेशा के लिए घर में बंद रहना है? नहीं, सुनीता ने कहा अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए। हम कुछ और करेंगे। कल सुबह हम गांव के पुजारी जी के पास जाएंगे, पंडित हरिदत्त जी। वो इन चीजों के बारे में जानते हैं। पंडित हरिदत्त जी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित पुजारी। विक्रम की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके काफी देर तक चुप बैठे रहे, अपनी माला के मोतियों को घुमाते हुए। जब उन्होंने आंखें खोली, उनका चेहरा गंभीर था। विक्रम बेटा, उन्होंने कहा, मैंने अपने बचपन में अपनी दादी से यह कहानी सुनी थी, पातली दून की यक्षिणी की कहानी। यह सच में एक पुरानी आत्मा है, लेकिन यह पूरी तरह बुरी नहीं है। वह जंगल की रक्षक है, एक वन देवी जैसी शक्ति। लेकिन उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसने उसकी आत्मा को विकृत कर दिया है। अंग्रेजों के शिकार अभियान में उसे जिस तरह मारा गया, उस दर्द ने उसे बदला प्रेमी बना दिया। तो हम क्या करें पंडित जी? सुनीता ने बेचैनी से पूछा। पंडित जी ने कुछ देर सोचा। ऐसी आत्माओं को सिर्फ 2 तरह से शांत किया जा सकता है, या तो उन्हें उनका न्याय दिलाकर, उनकी अधूरी इच्छा पूरी करके, या फिर किसी बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान से जो उन्हें बांधकर मुक्ति दे। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेला यह कर सकूं। तो पहला रास्ता क्या है? विक्रम ने पूछा। तुम्हें उसकी कहानी को पूरा करना होगा, पंडित जी ने कहा। उसके पति और उसके गांव के साथ जो अन्याय हुआ, उसका कोई सबूत, कोई स्मारक, कोई सम्मान अगर आज भी दिया जा सके तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इसमें समय लगेगा, और तब तक तुम्हारे बेटे की सुरक्षा का क्या? पंडित जी ने अपनी अलमारी से एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब निकाली, चमड़े की जिल्द वाली, जिसके पन्ने बहुत नाजुक हो चुके थे। यह मेरे गुरुजी की किताब है। इसमें एक रक्षा कवच का मंत्र है जो किसी आत्मा को अस्थायी रूप से किसी इंसान से दूर रख सकता है। यह स्थायी हल नहीं है, लेकिन यह तुम्हें समय देगा। उन्होंने विक्रम को एक छोटा सा तांबे का यंत्र दिया जिस पर संस्कृत के अक्षर उकेरे हुए थे, और कहा कि इसे अभय के गले में हमेशा पहनाए रखें। साथ ही उन्होंने कुछ खास मंत्रों की एक सूची भी दी जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर हर शाम पढ़ना था। अगले 2 हफ्ते अपेक्षाकृत शांति से गुजरे। अभय ने वह यंत्र पहनना शुरू कर दिया था, हालांकि वह अभी भी इस पूरी बात को पूरी तरह मानने में हिचकिचा रहा था। विक्रम ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया, यह जानने के लिए कि क्या पातली दून के इलाके के बारे में कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद है, अंग्रेजों के जमाने के शिकार अभियानों का या किसी गांव के जलाए जाने का। एक दिन रामनगर के पुराने फॉरेस्ट रिकॉर्ड ऑफिस में खोजबीन करते हुए विक्रम को एक धूल भरी फाइल मिली, 1857 की, ब्रिटिश गढ़वाल डिवीजन की। उसमें एक शिकार पार्टी का जिक्र था जिसका नेतृत्व एक अंग्रेज अफसर कर्नल हेनरी विलियम्स कर रहा था। फाइल में लिखा था कि एक स्थानीय आदिवासी बस्ती ने शिकारियों को जंगल में प्रवेश करने से रोका था,
जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की गई और बस्ती को हटा दिया गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, कोई नाम नहीं, कोई मौत का जिक्र नहीं, सिर्फ ठंडे शब्दों में एक पूरे गांव के विनाश का बयान। विक्रम ने उस फाइल की फोटोकॉपी करवाई और उसे पंडित हरिदत्त जी के पास ले गया। यह सबूत है, पंडित जी ने कहा फाइल को ध्यान से पढ़ते हुए, लेकिन यह काफी नहीं है। उसे न्याय चाहिए, सिर्फ कागज पर लिखी बात नहीं। हमें उस जगह पर बरगद के पेड़ के पास एक स्मारक बनाना होगा, उसका और उसके गांव का सम्मान करते हुए। यही एक रास्ता है जो मुझे दिखता है। विक्रम ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रताप नेगी से बात की, यह प्रस्ताव रखते हुए कि पातली धून में एक छोटा स्मारक बनाया जाए उन आदिवासी लोगों की याद में जिन्हें औपनिवेशिक काल में विस्थापित किया गया था। प्रताप, जो खुद मोहन के गायब होने से गहरे सदमे में था और उस रात की सच्चाई जानता था, तुरंत राजी हो गया। हालांकि उसने ऊपर वालों को असली वजह नहीं बताई, लेकिन स्मारक बनने में समय लगने वाला था। सरकारी मंजूरी, पैसा, मजदूर, सब कुछ इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लगता और मल्लिका के पास इतना धैर्य नहीं था। उस रात ठीक 15 दिन बाद जब पंडित जी ने वह यंत्र दिया था, अभय अपने कमरे में सो रहा था जब उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन घर के चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था, जैसे पूरा गांव गायब हो गया हो। और सामने कुछ दूरी पर वह औरत खड़ी थी, वही जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था, इस सफेद साड़ी में, आधा जला चेहरा। लेकिन सपने में अजीब बात यह थी कि वह डरावनी नहीं लग रही थी, वह उदास लग रही थी, बहुत उदास, जैसे रोई हो। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मल्लिका की आवाज सपने में गूंजी, नरम, लगभग माँ जैसी। मेरा अपना बेटा भी तुम्हारी उम्र का था जब उन्होंने हमारे गांव को जलाया। उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने उसे मेरे सामने मार डाला। अभय सपने में भी अपने डर के बावजूद कुछ महसूस कर पाया, सच्चा दुख, सदियों पुराना, जो इस आत्मा के हर शब्द में झलक रहा था। मुझे माफ करना, अभय ने सपने में कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था। मल्लिका की आंखों के काले गड्ढों से पहली बार कुछ अलग निकला, धुआं नहीं बल्कि आंसू जैसा कुछ, काला और चमकदार। कोई नहीं समझता, 100 साल से ज्यादा हो गए, कोई नहीं समझा। तुम्हारे पिता ने कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ अपने डर से बोल रहा था। तुम सच में समझ रहे हो? तो मुझे मत डराओ, अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा ने वो पुरानी फाइल ढूंढी है, हम एक स्मारक बनवा रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए। सपने में मल्लिका कुछ देर चुप रही, अपने काले आंसुओं के साथ अभय को देखती रही। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगी 1 महीना, लेकिन अगर तुम्हारा वादा झूठा निकला, अगर ये सिर्फ मुझे टालने की चाल है, तो मैं वापस आऊंगी और इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगी। और सपना अचानक टूट गया। अभय हड़बड़ाकर उठा, पसीने से लथपथ, अपने गले के यंत्र को हाथ में कसकर पकड़े हुए, जो असामान्य रूप से गर्म हो गया था, जैसे अभी अभी आग में तपाया गया हो। अगली सुबह जब अभय ने अपने माता पिता को यह सपना बताया, विक्रम की आंखों में मिली जुली भावनाएं थीं। डर कि उसका बेटा सीधे उस आत्मा से जुड़ गया था, और एक अजीब सी राहत कि शायद बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ था। 1 महीना, विक्रम ने दोहराया, अपने माथे पर हाथ फेरते हुए। हमें 1 महीने में वो स्मारक बनवाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फाइलें सरकारी लाल फीताशाही में फंसती गईं, बजट की मंजूरी में देरी होती गई, और विक्रम को एहसास होने लगा कि 1 महीना उतना लंबा नहीं था जितना उसने सोचा था। और गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी थी कि रामनगर के पास के कुछ और लोग, जो हाल ही में पातली दून के करीब से गुजरे थे, अजीब सपने देखने लगे थे। कोई शांत नहीं बैठा था, जंगल जाग चुका था और उसका धैर्य कम होता जा रहा था। 15 दिन और बीत गए। मई की गर्मी अब रामनगर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, लेकिन विक्रम बिष्ट के घर में डर की वह ठंडी परत और गहरी होती जा रही थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फाइल अभी भी दिल्ली और देहरादून के बीच किसी टेबल पर अटकी पड़ी थी, और हर दिन जो गुजरता, विक्रम का धैर्य उतना ही कम होता जाता। उस शाम विक्रम अपने घर के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई। क्या यह विक्रम बिष्ट जी बोल रहे हैं? गाइड कॉर्बेट पार्क वाले? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मेरा नाम मीना है, मैं ढेला रेंज के पास रहती हूँ। मुझे आपका नंबर गोविंद से मिला, वो मेरा भतीजा है। सर प्लीज मदद कीजिए। मेरा बेटा रोहन, वो कल शाम से घर नहीं लौटा। वो अपने दोस्तों के साथ पातली दून के जंगल किनारे गया था, कैंपिंग के लिए कॉलेज के दोस्तों के साथ।
बिना परमिशन के अंदर तक चले गए। 3 लड़के थे, सिर्फ एक वापस आया, वो भी पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है, कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा। विक्रम का हाथ कांप गया, कप उसकी उंगलियों से लगभग छूट गया। मीना जी, वो लड़का अभी कहाँ है? अस्पताल में, रामनगर के सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर कह रहे हैं शॉक में है, लेकिन सर वो बार बार एक ही बात बोल रहा है। वो हमें देख रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मुझे गोविंद ने बताया कि आप इन बातों के बारे में जानते हैं, प्लीज आप आइए, मेरे बेटे और उसके दोस्त की जान बचाइए। विक्रम ने फोन रखा और तुरंत सुनीता को आवाज दी। उसका दिल जानता था कि वह जो डर रहा था वह सच होने लगा था। मल्लिका का धैर्य खत्म हो चुका था और अब वह किसी और के इंतजार में नहीं रुकने वाली थी। रामनगर के सरकारी अस्पताल में विक्रम और प्रताप नेगी उस लड़के के पास पहुंचे जो कैंपिंग ट्रिप से अकेला वापस लौटा था। उसका नाम अर्जुन था, 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हल्द्वानी से। वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठा था, अपने घुटनों को छाती से लगाए, आंखें खाली खाली, बार बार अपने हाथों को रगड़ता हुआ जैसे उन पर कुछ लगा हो जो साफ नहीं हो रहा। अर्जुन, विक्रम ने धीरे से कहा उसके बिस्तर के पास बैठते हुए, मैं समझता हूँ तुमने क्या देखा, तुम मुझे बता सकते हो, मैं यकीन करूंगा। अर्जुन ने पहली बार अपनी आंखें ऊपर उठाई, विक्रम की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ पहचान की चमक आई। आप वही गाइड है ना? गोविंद अंकल ने आपके बारे में बताया था। विक्रम ने सिर हिलाया। क्या हुआ था बेटा? अर्जुन की आवाज कांपने लगी। धीरे धीरे कहानी बाहर आने लगी। हम तीनों टेंट लगाकर सो रहे थे, जंगल के किनारे, कोर्ट जोन के बहुत करीब नहीं पर करीब था शायद। रात को करीब 12 बजे राहुल, मेरा एक दोस्त, बाहर निकला टॉयलेट के लिए। वो वापस नहीं आया। हम दोनों, मैं और विशाल, बाहर देखने गए टॉर्च लेकर। हमें उसकी चप्पल मिली जंगल के अंदर कुछ दूरी पर, और तब उसका शरीर कांपने लगा। तब हमने उसे देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में पेड़ों के बीच खड़ी। वो मुस्कुरा रही थी विशाल की तरफ देखकर। विशाल जैसे सम्मोहित हो गया, वो उसकी तरफ चलने लगा। मेरी आवाज सुनना बंद कर दिया। फिर प्रताप ने पूछा, अपनी नोटबुक में लिखते हुए, हालांकि उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो इतना ताकतवर हो गया था जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया, मेरा सिर एक पत्थर से टकराया। जब मैं होश में आया, दोनों गायब थे, सिर्फ एक चीज जमीन पर पड़ी थी। क्या? विक्रम ने पूछा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुड़ी टुड़ी चीज निकाली, एक लाल रंग का धागा, बिल्कुल वैसा ही जैसा बरगद के पेड़ पर बंधा हुआ था। ये मुझे राहुल की जगह मिला जहां उसकी चप्पल थी। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझसे ये छोड़ा नहीं गया। विक्रम ने वह धागा अपने हाथ में लिया और उसे छूते ही एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो, बहुत करीब से देख रही किसी की। उस रात विक्रम घर लौटा तो उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ चुका था। सुनीता ने उसे देखते ही समझ लिया कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। 2 और लड़के, विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा, सोफे पर बैठते हुए। मल्लिका का इंतजार खत्म हो गया है सुनीता, वो अब नहीं रुकेगी, स्मारक के पूरा होने का इंतजार नहीं करेगी। तो हमें क्या करना होगा? सुनीता ने पूछा। उसकी आवाज में हताशा साफ थी। विक्रम ने पंडित हरिदत्त जी को फोन किया, पूरी घटना बताई। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, विक्रम, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हम स्मारक के पूरा होने का इंतजार करने की बजाय सीधे उससे बात करें। तुम्हें और अभय को, दोनों को उस जगह जाना होगा दिन के उजाले में, जब उसकी शक्ति सबसे कमजोर होती है। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम्हारा वादा सच्चा है। फाइल की फोटोकॉपी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रस्ताव पत्र, जो कुछ भी सबूत है, शायद यह उसका गुस्सा शांत कर सके, कम से कम कुछ समय के लिए। और अगर नहीं हुआ तो? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पंडित जी की चुप्पी ने विक्रम को जवाब दे दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही विक्रम, अभय और पंडित हरिदत्त जी फॉरेस्ट गार्ड सूरज के साथ पातली दून के जंगल में दाखिल हुए। दिन का उजाला जंगल को अलग ही रूप देता था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन कर आती, पक्षियों की आवाजें सामान्य थीं। हवा में वह अजीब ठंडक नहीं थी जो रात में महसूस होती थी। फिर भी हर किसी के कदम भारी थे, हर किसी का दिल तेज धड़क रहा था। बरगद का पेड़ जब सामने आया, दिन के उजाले में वह उतना डरावना नहीं दिख रहा था। बस एक पुराना विशाल पेड़, उसकी जड़ें जमीन पर फैली हुई और उसके तने पर बंधा वह पुराना लाल कपड़ा अब हवा में हल्के से लहरा रहा था। पंडित हरिदत्त जी ने अपनी थैली से कुछ सामग्री निकाली, फूल, धूप और गंगा जल। उन्होंने पेड़ के नीचे एक छोटी चौकी बनाई, धूप जलाई और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, गहरी स्थिर आवाज में। हे वन देवी, हे मल्लिका,
पंडित जी ने कहा, अपनी आंखें बंद किए। हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, हम तुम्हारे न्याय के लिए आए हैं। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, हवा शांत रही, पक्षी चहचहाते रहे। अभय ने विक्रम की तरफ देखा, एक उम्मीद भरी नजर से, जैसे सोच रहा हो कि शायद दिन के उजाले में वह आत्मा आ ही नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक हवा बदल गई। सूरज की रोशनी जो अभी तक साफ थी धुंधली पड़ने लगी, जैसे किसी ने आसमान पर एक स्लेटी पर्दा खींच दिया हो। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं और वहां बरगद के पेड़ के सामने धीरे धीरे मल्लिका प्रकट हुई। इस बार दिन के उजाले में भी उतनी ही स्पष्ट, उतनी ही भयानक। तुम मेरे बेटे को साथ लाए, उसकी आवाज गूंजी, सीधे अभय की तरफ देखते हुए। अच्छा किया। अभय ने अपनी हिम्मत जुटाई, वह फाइल आगे बढ़ाई जिसमें कर्नल हेनरी विलियम्स का पुराना रिकॉर्ड था। मल्लिका, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, मेरे पापा ने यह ढूंढा है। तुम्हारे गांव के साथ जो हुआ उसका सबूत। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ एक स्मारक बनाने वाला है, तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की याद में। हम अपना वादा निभा रहे हैं। मल्लिका की आंखों के काले गड्ढे उस फाइल पर टिक गए, कुछ पलों के लिए स्थिर रहे। कागज, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। क्या कागज मेरे पति को वापस ला सकता है? क्या कागज मेरे बेटे की चीखें भुला सकता है जब उन्होंने उसे मेरे सामने काटा था? नहीं, विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, कुछ भी वो दर्द वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी को याद रखा जा सकता है, सच को दफनने से रोका जा सकता है। और वो लड़के जिन्हें तुमने ले लिया, राहुल, विशाल, दीपक, मोहन, उनके परिवार भी दर्द में है, जैसे तुम कभी थी। क्या तुम वही दर्द दूसरों को देना चाहती हो जो तुम्हें दिया गया था? मल्लिका का चेहरा एक पल के लिए बदला, जैसे विक्रम की बात ने उसके अंदर कुछ छुआ हो, लेकिन फिर तेजी से उसका गुस्सा वापस आ गया। उसकी आवाज में एक भयानक गूंज पैदा हुई। उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। वो जंगल में घुसे बिना डर के, बिना पूछे, जैसे यह उनकी संपत्ति हो। अंग्रेजों की तरह मुझे उनका बलिदान चाहिए था, ताकि मुझे याद रहे कि यह जंगल अभी भी मेरा है। पंडित हरिदत्त जी ने अपनी मंत्र शक्ति बढ़ाई, अपनी माला को तेजी से घुमाते हुए, गंगा जल छिड़कते हुए। मल्लिका, क्रोध तुम्हें बांधे रखता है इस जगह, इस दर्द में। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम माफ करना सीखोगी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मल्लिका चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा, पत्ते हिलने लगे, जमीन थर्रा उठी। मुझे न्याय चाहिए। अचानक हवा में एक शक्तिशाली झोंका आया, इतना तेज कि सब लोग लड़खड़ा गए। पंडित जी की धूप बुझ गई, फूल हवा में उड़ गए। अभय के हाथ से वह फाइल छूट गई, कागज हवा में बिखर गए। अभय! विक्रम चिल्लाया, अपने बेटे की तरफ दौड़ते हुए, लेकिन तभी उसने देखा कि अभय जमीन पर नहीं गिरा था, बल्कि वह हवा में हल्का सा उठ रहा था। उसकी आंखें बंद, उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से खींचा जा रहा था, बरगद के पेड़ की तरफ। नहीं, विक्रम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही थी, जैसे हवा ही ठोस हो गई हो। सूरज गार्ड ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी वही अदृश्य ताकत पीछे धकेल रही थी। पंडित हरिदत्त जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए अपने हाथों में गंगा जल का लोटा उठाकर सीधे मल्लिका की दिशा में फेंका। पानी की बूंदें हवा में उड़ी और जहां वे मल्लिका के शरीर को छूती, वहां हल्का सा धुआं उठता, जैसे कोई चीज जल रही हो। मल्लिका चीखी, एक दर्द भरी, गुस्से से भरी चीख, और उसकी पकड़ अभय पर एक पल के लिए ढीली हुई। उसी पल का फायदा उठाकर विक्रम ने आगे झपटा, अपने बेटे को पकड़ लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। अभय की आंखें खुली, वह हांफते हुए होश में आया। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया। मल्लिका अब पेड़ के पास वापस अपने असली रूप में, गुस्से और दर्द से भरी, उन सबको घूर रही थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज में अब कड़वाहट के साथ हार भी झलक रही थी। तुम्हारा मंत्र मुझे रोक सकता है पंडित, लेकिन मुझे मिटा नहीं सकता। मुझे मेरा न्याय चाहिए, असली न्याय, कागजों में नहीं, बल्कि यहाँ, इसी जगह, इसी मिट्टी में। हमें बताओ क्या चाहिए तुम्हें? विक्रम ने हांफते हुए कहा, अपने बेटे को अपनी बाहों में जकड़े हुए। असली न्याय क्या है तुम्हारे लिए? मल्लिका की नजर विक्रम पर टिकी, कुछ पलों के लिए, जैसे वह उसकी नीयत परख रही हो। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज नरम पड़ी, लेकिन उसमें अब भी एक गहरी उदासी थी। पूर्णिमा की रात, उसने कहा, जब चांद पूरा होगा इसी जगह पर, मुझे मेरे पति और मेरे बेटे की अस्थियां चाहिए, ठीक से दफनाई हुई, ठीक से सम्मानित। वो अभी भी इस मिट्टी में बिखरी पड़ी हैं, कभी दफनाई नहीं गईं, कभी भस्म नहीं की गईं हिंदू रीति से। तब तक मैं इंतजार करूंगी,
लेकिन अगर पूर्णिमा की रात कोई नहीं आया, या अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा। तो अगली बार मैं सीधे तुम्हारे घर आऊंगी विक्रम बिष्ट, और मैं अकेली नहीं आऊंगी। और वह पूरी तरह गायब हो गई। जंगल की आवाजें धीरे धीरे वापस आने लगीं। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। सूरज की रोशनी अपनी सामान्य चमक में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पंडित हरिदत्त जी का चेहरा गंभीर था। पूर्णिमा, उन्होंने धीरे से कहा, अपनी माला को कसकर पकड़ते हुए, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और हमें उन अस्थियों को ढूंढना है जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इस पूरे जंगल में कहीं भी बिखरी हो सकती हैं। विक्रम ने अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए जंगल की गहराइयों की तरफ देखा, जहां कहीं किसी अनजान जगह पर 100 साल पुराना राज दफन था। एक राज जो अब उनकी पूरी फैमिली की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन चुका था। 5 दिन, विक्रम ने फुसफुसाया, हमें 5 दिन में वो ढूंढना होगा जो 100 साल से किसी को नहीं मिला। अगले 5 दिन विक्रम बिष्ट की जिंदगी के सबसे लंबे दिन साबित हुए। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अभय, प्रताप नेगी और 2 अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ पातली दून के जंगल में घुस जाता। हाथों में पुराने नक्शे, मेटल डिटेक्टर और वह धूल भरी ब्रिटिश फाइल ली, जिसमें कर्नल हेनरी विलियम्स की शिकार पार्टी का धुंधला जिक्र था। हर शाम थके हारे खाली हाथ वे घर लौटते और हर रात विक्रम की नींद में मल्लिका की आवाज गूंजती रहती। पूर्णिमा तक, सिर्फ पूर्णिमा तक। चौथे दिन की दोपहर, जब उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, गोविंद, वही भांजा जिसे उन्होंने पहले बचाया था, एक पुराने बुजुर्ग को अपने साथ लेकर आया। उस बुजुर्ग का नाम था बुधवा दा, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 90 साल से ऊपर थी और जिसने अपने पूरे जीवन में जंगल की हर कहानी अपनी दादी से सुनी थी। मल्लिका का नाम मैंने बचपन में सुना था, बुधवादा ने कांपती आवाज में कहा, अपनी लाठी के सहारे बैठते हुए। मेरी दादी कहती थी कि जिस जगह अंग्रेजों ने उस गांव को जलाया, वहां से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं हुआ करता था, गांव वालों का पानी का इकलौता स्रोत। जब सब कुछ जला दिया गया तो बचे हुए लोगों ने डर के मारे अपने मरे हुए लोगों की अस्थियां उसी कुएं में डाल दी थीं, क्योंकि ठीक से अंतिम संस्कार करने का वक्त नहीं था। वो कुआं अब शायद मिट्टी में दब चुका होगा, पेड़ पौधों के नीचे कहीं। ये वह सुराग था जिसकी विक्रम को तलाश थी। बुधवादा के धुंधले निर्देशों के सहारे टीम ने बरगद के पेड़ से लगभग आधा किलोमीटर उत्तर की दिशा में खुदाई शुरू की, घने जंगल के बीच, जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई लगती थी। 2 दिन की मेहनत के बाद 5वें दिन की सुबह फावड़े की एक ठोकर के साथ एक पुराने पत्थर के ढांचे के अवशेष सामने आए। सदियों पुराना एक कुआं अब लगभग पूरी तरह मिट्टी और जड़ों से भर चुका था, और उसकी गहराई में सावधानी से खुदाई करने पर उन्हें वह मिला जिसकी तलाश थी, मानव अस्थियों के अवशेष। समय के साथ काले पड़ चुके लेकिन साफ पहचाने जा सकने वाले। पंडित हरिदत्त जी ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ मंत्रोच्चार करते हुए एक साफ सफेद कपड़े में समेटा। आज पूर्णिमा है, पंडित जी ने कहा, आसमान की तरफ देखते हुए, जहां अभी से चांद की हल्की रूपरेखा दिखाई देने लगी थी। आज रात हमें यह अनुष्ठान पूरा करना होगा। रात 9 बजे विक्रम, सुनीता, अभय, पंडित हरिदत्त जी, प्रताप नेगी, गोविंद और बुधवादा सब मिलकर पातली धून की तरफ चल पड़े। इस बार डर से नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ। पूर्णिमा का चांद जंगल के ऊपर पूरी रोशनी से चमक रहा था। पेड़ों के बीच से चांदनी छन छन कर जमीन पर चांदी की तरह बिखर रही थी। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर पंडित हरिदत्त जी ने एक हवन कुंड तैयार किया, चारों तरफ दिए जलाए और उन अस्थियों को बीच में एक थाली पर रखा, फूलों, तुलसी के पत्तों और गंगा जल के साथ सजाया हुआ। मल्लिका, पंडित जी ने ऊंची स्थिर आवाज में पुकारा, हम अपना वादा निभाने आए हैं। तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की अस्थियां जो 100 साल से बिना सम्मान के पड़ी थीं, आज हम उन्हें विधिवत मुक्ति देने आए हैं। कुछ पलों तक जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। फिर धीरे धीरे हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। वही जानी पहचानी ठंडक, वही सन्नाटा जो हर बार उसके आने से पहले छा जाता था। बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से मल्लिका प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं लग रहा था जैसे वह किसी उम्मीद के साथ आई हो, न कि सिर्फ गुस्से के साथ। उसकी नजर सीधे उस थाली पर पड़ी, उन अस्थियों पर, और एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुमने सच में ढूंढ लिया। उसकी आवाज में पहली बार डर या गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा टूटा हुआ दर्द। हमने वादा किया था, विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, अपनी आवाज में सम्मान और साहस दोनों के साथ, और हम अपने वादे निभाते हैं।
पंडित हरिदत्त जी ने अनुष्ठान शुरू किया, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अस्थियों पर गंगा जल छिड़कते हुए और धीरे धीरे उन्हें हवन कुंड की पवित्र अग्नि को समर्पित करते हुए। जैसे जैसे आग तेज होती गई, मल्लिका की आकृति भी बदलने लगी। उसका आधा जला चेहरा धीरे धीरे ठीक होता दिखा। उसकी आंखों के काले गड्ढे नरम पड़ने लगे, जैसे सदियों का बोझ हल्का हो रहा हो। मेरे पति का नाम रघुवीर था, मल्लिका ने धीमी आवाज में कहा, अपनी आंखों से अब सच में आंसू बहते हुए, जो चांदनी में चमक रहे थे। और मेरे बेटे का नाम कार्तिक। वो सिर्फ 15 साल का था। उसने अभय की तरफ देखा, जो श्रद्धा से सिर झुकाए खड़ा था। तुम्हारी तरह ही जीवन से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ। अब वो शांति से जा सकते हैं, पंडित हरिदत्त जी ने कहा, अपने मंत्रों को समाप्त करते हुए। और तुम भी मल्लिका, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। तुमने अपने लोगों की रक्षा की, अपने दर्द को सच होने दिया गया। अब मुक्ति का समय है। मल्लिका ने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई, पूर्णिमा के चांद की तरफ, जो अब बादलों के पीछे से पूरी तरह चमक रहा था। मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया, उसने फुसफुसाया, अकेली इस अंधेरे में। मुझे लगा शायद कोई कभी नहीं सुनेगा, शायद कोई कभी नहीं समझेगा। हमने सुना, विक्रम ने कहा, अपनी आवाज में गहरी करुणा के साथ। और अब पूरी दुनिया सुनेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्मारक बनेगा तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे गांव के नाम पर, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी न भूलें कि यहाँ क्या हुआ था। मल्लिका ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा। विक्रम, सुनीता, अभय, पंडित जी, गोविंद, बुधवादा, हर एक चेहरे पर जैसे उन्हें अपनी स्मृति में हमेशा के लिए सहेज रही हो। फिर धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा, सुनहरी गर्म रोशनी जो हवा में धीरे धीरे ऊपर उठती गई, बरगद के पेड़ की शाखाओं के बीच से गुजरती हुई और अंततः पूर्णिमा के चांद की रोशनी में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसी पल जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह वह डरावना सन्नाटा नहीं था जो पहले महसूस होता था। यह एक शांतिपूर्ण, हल्की सी खामोशी थी, जैसे सदियों से रुकी हुई कोई सांस आखिरकार छूट गई हो। हवा में हल्की खुशबू फैल गई, फूलों जैसी। और दूर कहीं एक उल्लू ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, पहली प्राकृतिक आवाज जो उस रात जंगल में सुनाई दी थी। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक अजीब खबर मिली। रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती अर्जुन, जो पिछले कई दिनों से सदमे में था, अचानक पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। और उसी दिन दोपहर 2 हैरान करने वाली खबरें आईं। विशाल और राहुल, वे दोनों लड़के जो कैंपिंग ट्रिप से गायब हुए थे, जंगल के किनारे बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में मिले, भ्रमित लेकिन जिंदा, यह याद न रख पाते हुए कि वे कहाँ थे या कैसे वहां पहुंचे। मोहन और दीपक कभी वापस नहीं आए। शायद उनकी नियति मल्लिका के सबसे गहरे गुस्से के दिनों में तय हो चुकी थी, जब उसका दर्द अभी भी बेकाबू था। लेकिन गांव में सब मानते थे कि उनकी आत्माओं को भी कहीं न कहीं अब शांति मिल गई होगी, क्योंकि जिस आत्मा ने उन्हें बांधा था वह खुद अब मुक्त हो चुकी थी। महीने भर के भीतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पातली दून में एक छोटा सुंदर स्मारक बनवाया, एक पत्थर की पट्टिका बरगद के उसी पुराने पेड़ के नीचे, जिस पर लिखा था, इस स्थान पर 47 में एक स्थानीय आदिवासी बस्ती को औपनिवेशिक शिकार अभियान के दौरान विस्थापित और नष्ट किया गया था। इस स्मारक को उन सभी की स्मृति में समर्पित किया जाता है जिन्होंने अपने घर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी खो दी। उनकी कहानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। विक्रम बिष्ट आज भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाइड का काम करता है। हालांकि अब वह नाइट सफारी भी लेता है, बिना किसी डर के, क्योंकि वह जानता है कि पातली दून का जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत है। अभय ने अपना कॉलेज एडमिशन पूरा किया और आज फॉरेस्ट रेंजर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक वैसे ही जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। शायद इसलिए भी क्योंकि वह जंगल की उन कहानियों को कभी नहीं भूल पाया जो उसने अपनी आंखों से देखी। और आज भी अगर तुम पूर्णिमा की रात पातली दून के जंगल से गुजरो, बरगद के उस पुराने पेड़ के पास से, तो कहा जाता है कि हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू महसूस होती है। और अगर तुम बहुत ध्यान से सुनो तो शायद दूर कहीं एक माँ की धीमी, संतुष्ट लोरी की आवाज भी सुनाई दे। वह लोरी जो मल्लिका अब अपने पति और अपने बेटे के साथ सदियों बाद आखिरकार गा पा रही है। लेकिन याद रखना, हर जंगल की अपनी कहानी होती है। हर पुराना पेड़ किसी भूली हुई सच्चाई का गवाह होता है। और कभी कभी सबसे डरावनी आत्माएं वो नहीं होती जो नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, वो होती हैं जिन्हें सिर्फ याद किए जाने की, समझे जाने की प्रतीक्षा होती है। अगर आज की यह कहानी तुम्हारी रूह तक उतर गई हो, अगर पातली दून की मल्लिका की दास्तान ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हों,
तो इस चैनल को अपना घर बना लो, क्योंकि यहाँ ऐसी हजारों सच्ची, डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही शहर की, तुम्हारे ही जंगल की, बहुत जल्द तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है। यह थी डार्क लीजेंड। और याद रखना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले सुनने वाले का इंतजार करती हैं।